जब 1 महीना पहले वहाँ गई थी तो हालात थोड़े से बेकाबू थे कि कहीं-कहीं पर दूर-दूर काबुल से अलग प्रोविंसेस में ब्लास्ट वगैरह हो रहे थे, फाइट चल रही थी और ये एक आम था। मतलब मैं 4 सालों से वहाँ काम कर रही हूँ तो शायद मैंने एक भी महीना ऐसा नहीं देखा जब वहाँ पे ब्लास्ट ना हुए हों या कभी उन्होंने गोलीबारी ना की हो, लोगों को टॉर्चर ना किया हो अपने तौर तरीके से, उनको एक दहशत का माहौल ना बनाया हो। 1 महीना भी मैंने ऐसा नहीं देखा था। लेकिन पिछले 15 दिन के अंदर उन्होंने जिस रफ्तार से पूरे काबू अफ़गानिस्तान को कैप्चर किया, एक दिन में 3-3 प्रोविंसेस को वो लोग कवर करते थे और जंग होती ही नहीं थी। तो लोगों में एक दहशत का माहौल उसी समय से बनना शुरू हो गया था और बहुत सारे लोगों ने उसी समय वीज़ा अप्लाई किया और बाहर निकलने लगे और कुछ लोग नहीं भी आ पाए, अभी भी वहाँ रह गए। तो लोगों को ये तो अंदाज़ा था काबुल को भी ये लोग कवर कर लेंगे, वहाँ पे भी कैप्चर हो जाएँगे, लेकिन उस डर जिन्होंने अब से 20 साल पहले वो दहशत देखी थी, वो डर देखा था, वो दर्द देखी थी, तकलीफ़ें देखी थी, वो उन लोगों के ज़हन में थी और उसी वजह से उनको ये था कि बस हम किसी तरह यहाँ से निकल जाएँ। कुछ लोग बाहर भी आ पाए अफ़गानिस्तान से, लेकिन ज़्यादातर नहीं भी आ पाए और लोगों में ये एक डर था, लेडीज़ में ख़ास तौर से, कि अब हम ऑफ़िस नहीं जा पाएँगे, वो लोग यहाँ आएँगे तो हमें उनके तरीके से जीना होगा, इतनी पढ़ाई-लिखाई करी, अब उसका क्या होगा? कि मेरी लगभग रोज़ ही सबसे बात हो रही है, बहुत सारे लोग हैं मेरे, टीम मेंबर्स भी हैं और तमाम लोग हैं, उनसे मेरी अक्सर बात हो रही है, वो लोग वहाँ से मुझे वीडियो कॉल भी करते हैं कभी-कभी और वो एक ही बात कहते हैं कि हमने बड़ी मुश्किलों से एजुकेशन, क्योंकि आप समझिए मैं वहाँ वुमेन एजुकेशन के लिए काम कर रही थी पिछले 4 सालों से। मुझे पता था कि पेरेंट्स को समझाना कितना मुश्किल होता है कि एटलीस्ट इन्हें पढ़ने के लिए स्कूल या कॉलेजेस में भेजा जाए। तो पहले ही उन्होंने इतने बुरे हालात देखे थे, किसी तरह मुश्किल से उन्होंने एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी जॉब मिली थी। वो अपनी ज़िंदगी में एक जिसे कहना चाहिए कि सेल्फ डिपेंड हो चुकी थी वो लेडीज़। आज जब उनके ऊपर दोबारा से उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तालिबान्स क्या कहते हैं, हम तो औरतों के साथ मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन मना नहीं कर रहे हैं के बाद उनके 2 चेहरे हैं। वो बोलते कुछ है और करते कुछ हैं और उन्होंने अगले ही दिन एक लिस्ट बना के जारी कर दी कि ये लोग नहीं आएँगे। चैनल पे 1 दिन पहले दिखाया कि एक लेडी बुर्के में बैठी है, वो एक जस्ट मैंने पहले दिन भी कहा था, ये बस एक शो पीस है, इसको रियलिटी ना माने। और अगले दिन क्या हुआ, उस लेडी को आने को मना कर दिया गया। लेडी गवर्नर को कहाँ लेके गए हैं आज तक किसी को नहीं पता है। औरतों के साथ अच्छा, वो बोलते हैं कि हमने तो नहीं कहा इन्हें बुर्का पहनने को, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती, देखा बुर्के की दुकान पे इतना रश सुबह होते ही कि जो लोगों ने सालों-साल पहने, वो बुर्का हटा के रख दिया था, वो काम अब आप रेट बढ़ गए हैं। जी, बिल्कुल। आप ये समझिए, एक फाइटर है, एक पायलट है, एक पायलट लेडी बुर्का पहन के कैसे फ्लाइट उड़ाएगी? हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है। अब वो कहते हैं कि हमने तो नहीं कहा इन्हें बुर्का पहनने को, लेकिन वो ये भी जानती हैं, उन्हें दहशत है कि अगर हम बिना बुर्के के जाएँगे तो बिना हमसे कोई भी सवाल किए, वो हमें या तो कोड़े मारेंगे या गोली मारेंगे या हमें टॉर्चर करेंगे। तो वो दहशत में वो खरीद रही हैं और ये जो कहते हैं कि हम लेडीज़ को आराम से रहने देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले 4 दिन की घटनाओं ने बिल्कुल साबित कर दिया है कि औरतों के प्रति उनका क्या रवैया है। औरतों में बहुत ज़्यादा दहशत है, काम-काज को लेके बिल्कुल वो 7 दिन से घर में हैं। इवन उनके पास डेली नीड्स के जो खाने-पीने की चीज़ें हैं, वो भी खत्म हो गई हैं। वो वहाँ से मुझे कॉल करती हैं कि मैडम अब तो हम लोग घर पे बंद होके रह गए हैं, कैद हैं। ऐसे-ऐसे घर हैं जहाँ पे सिर्फ़ लेडीज़ हैं, जेंट्स नहीं है। एक भी जेंट्स नहीं है। तो अब उस हालात में वो लेडीज़ या उनकी मदर कैसे अपने आप को सर्वाइव करेंगी, ये बहुत बड़े चिंता का विषय है। जिसमें इंसानियत ना हो, उसको आप कैसे समझते हैं कि कुछ कुछ 4-5 कंट्री या 1 कंट्री के कह देने से कि हमारी इस चीज़ को मान्यता दी जाए? कैसे आप कंपैरिज़न कर सकते हैं एक जर्मन लेडी, एक अमेरिकन लेडी, एक इंडियन लेडी का एक अफ़गान लेडी के साथ? नहीं हो सकता। एक लेडी बुर्के में कितने दिन ज़िंदा रहेगी? किस तरह से वो अपने आप को सर्वाइव करेगी? यहाँ मसला सिर्फ़ बुर्का पहनना नहीं है, यहाँ मसला ये है कि वो बाहर कैसे निकलेगी? उसको भई उसके घर में नहीं है कोई जेंट्स और ये कहते हैं कि बाहर निकले तो आपको एक जेंट्स चाहिए। कहाँ से लाएगी वो जेंट्स? किसको लेके चलेगी कि तुम मेरे साथ बाज़ार चलो तभी मैं घर से बाहर जाके सब्ज़ी खरीदूँगी। तो बेतुकी बातें, बेतुकी चीज़ों को उन्होंने जो लागू किया है, बुर्का पहनना ना पहनना उनकी मर्ज़ी है। आपका इस्लाम क्या कहता है वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन किसी को इस हद तक बिना सोचे-समझे कि उस पर क्या बीतेगी, वो अपनी लाइफ़ को कैसे सर्वाइव करेगा, तो सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है इस बात को सोच के, जैसा बता मुझे जितना अंदाज़ा है और जितना मैं नहीं जानती एग्ज़ैक्ट डेटाज़ क्या हैं, लेकिन सुना है और जितना मैं समझ रही हूँ करीब 1700 से ज़्यादा ही लोग हैं वहाँ पे, अभी भी। और एक बात का बड़ा अफ़सोस है, मैं कई बार विदेशों में रही हूँ अलग-अलग जगह और मुझे पता है, मुझे बस एक भी बात का है कि उन लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, वो कितने दिन होटल में रहेंगे, कैसे अपनी ज़िंदगी सर्वाइव करेंगे। और दूसरी बात, एम्बेसी का बंद होना उनके लिए सबसे बड़ा
एक झटका है, क्योंकि हम जब किसी विदेश में होते हैं तो एम्बेसी हमारे घर जैसा होता है कि हम पे कोई भी मुसीबत आएगी तो हम भाग के एम्बेसी की तरफ जाते हैं कि भाई हम आपके कंट्री से हैं। एम्बेसी का बंद होना, ठीक है, उन्होंने हिज एक्सीलेंसी को वहाँ से निकाला है और कुछ लोगों को, लेकिन पूरी तरह से एम्बेसी को बंद कर देना भी एक बहुत मैं नहीं समझती कि बहुत अच्छा डिसीजन, हालांकि ये गवर्नमेंट का मुद्दा है, पर जो अगर उन लोगों की सोच से देखें कि वो एक गैर मुल्क में इतने दहशत भरे माहौल में बैठे हैं और इस समय उनके पास एम्बेसी का भी सहारा नहीं है, ईमेल, वहाँ के इंटरनेट इतने खराब हैं, लाइट नहीं आती है, ऐसे में कैसे वो अपने घर वालों से संपर्क करते होंगे, कैसे वो एम्बेसी में कितनी ईमेल्स पहुंची हैं, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि हमारे ईमेल का रिप्लाई कब होगा। तो ये एक उनके लिए बहुत अफ़सोस की बात। इंडिया और अफ़गानिस्तान का एक बहुत खूबसूरत सा रिश्ता रहा है, बहुत अच्छा हिस्टोरिकल हमारा एक रिलेशन रहा है अफ़गान्स के साथ, और आप ये समझें आज भी इंडिया में इतने सारे अफ़गान स्टूडेंट पूरे हिंदुस्तान में जगह-जगह यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। और बात ये नहीं कि वहाँ से ड्राई फ्रूट महँगा हो जाएगा, बात ये है कि लोगों की जो एक लाइफ़स्टाइल था वो ख़त्म हो जाएगा। उन लोगों के ऊपर क्या बीतेगी, हमें इस समय उनके, हम तो बहुत आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। वहाँ जो मेरे जो आपने मुझसे सवाल किया कि जो वहाँ पे मेरे लेडीज़ मेंबर हैं या जो भी मेरे फाउंडेशन के लोग जिन्होंने, जिनकी वजह से मैं आज ज़िंदा हूँ, मैं तो हज़ार बार उनका शुक्रिया करती हूँ कि मेरे घर वाले मुझे देख पाए। तो उन लोगों के लिए वाक़ई अगर मुझे कोई रास्ता हो, कोई तरीका हो, मैं उनके लिए पूरी कोशिश करूँगी कि किसी तरह मैं उन लोगों को, और हर वो ख़ास आदमी, हर वो इंसान जिसने इंडिया की मदद करी थी, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उनकी मदद